नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हमला न्यूज चैनल। वास्तव में गुरु जो है वो ज्ञान का केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, वो संस्कारित भी करता है और बच्चे को जागरूक कर बच्चे में उत्साह भर करके उसे रेस में आगे आने लायक भी बना देता है, बशर्ते शिक्षक में उस तरह का जज्बा होना चाहिए। इसी तरह के एक शिक्षक से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। नाम है उनका श्रीकांत कुमार। श्रीकांत कुमार जो अभी वर्तमान में महादेव बिघा प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। जिस समय ये शैक्षणिक कार्यों से जुड़े नहीं थे, यानी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे, उसके पहले भी वंचितों शोषितों के बच्चों को ये शिक्षा देने में या उन्हें माहौल में अच्छे माहौल में ढालने का प्रयास करते रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। आप शिक्षक हैं, बच्चे को उत्साहित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, साथ में संस्कारित भी कर रहे हैं। आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है वो हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट। और मेरा बचपन तो बहुत ही अमीरी में गुजरा, क्लास 8 तक, और उसके बाद मैंने बहुत अभाव भी देखा और उस अभाव के कारण मेरी पढ़ाई भी छूटी। मैं 2014 में बीए कर पाया, मेरी पढ़ाई इतनी छूट गई। और अमीरी इतनी थी पिताजी का कि एक समय था कि हम लोग ट्रेन और बस नहीं पकड़ा करते थे, पिताजी के 4 व्हीलर पर ही घूमा करते थे। तो परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत उथल पुथल रहा और बहुत अच्छा रहा। वो बहुत अच्छा रहा, वो अनुभव, बचपन बहुत बेहतरीन। और बाद में संघर्षों से हम लोग 2-4 हुए और बहुत ज़्यादा संघर्ष। मैं अगर बताऊं तो उम्र के एक पड़ाव पे खाने के लाले भी पड़े। 4 दिन तक हम लोग 4 भाई हैं, एक बहन। 4 दिन तक हम लोगों ने, पूरे परिवार ने खाना नहीं खाया था। एक समय वह भी देखने को मिला। अमीरी के कब्र पर गरीबी की महल बनना और उसको झेलना, ये अपने आप में एक बहुत ही जज्बे वाली बात है और इस जज्बे का परिचय इनके परिवार ने दिया है। तो सर, अभी आप जिस विद्यालय में हैं, महादेव बिघा विद्यालय में, वहाँ अनेकों प्रकार के बच्चे आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं। उनको आप किस तरह से शिक्षा दे पाते हैं या उन लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया? हाँ, विद्यालय में अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। किसी के माता पिता जागरूक होते हैं, किसी के नहीं होते। किसी के माता पिता खेतीहर होते हैं, किसी के मजदूर होते हैं। आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। तो न सिर्फ मैं, जितने भी शिक्षक हैं, उन सभी बच्चों को उनके हिसाब से उनका ध्यान रखते हैं और उनके आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, इस सारी पृष्ठभूमियों का ध्यान रख करके उन बच्चों का शिक्षक करते हैं। और इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छी ट्रेनिंग होती है, जिससे हर एक बच्चे का अलग अलग आकलन कर और उनको उस चीज़ जो उनको ज़रूरत है उस हिसाब से उनके साथ उनका व्यवहार होता है। किसी को बहुत ज़्यादा समय देना, किसी को बहुत ज़्यादा समझना, तो ये शिक्षक करते ही हैं। सर, आज भी कुछ ऐसे समाज के लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो SC ST से हैं या दूसरे भी हैं, दूसरे वर्ग के भी लोग हैं, वो शिक्षा के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं और अपने बच्चों को आज भी विद्यालय भेज पाने में वो कोताही बरतते हैं।
ऐसे परिवार के बच्चों के लिए विद्यालय लाने का प्रयास क्या हो जिससे बच्चे की आने की सब जो व्यवस्था है वो बेहतर हो सके? हाँ, मेरा अनुभव पहले से रहा, जैसे मैंने अपने परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि बताई, तो शिक्षा के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, सब कुछ फ्री कर रही है, लेकिन वंचित तबकों में, और ये वंचित तबका जाति से निर्भर नहीं करता, ये वंचित तबका आर्थिक रूप से निर्भर करता है, जिसमें जातियां भी हैं। तो वंचित तबके के जो बच्चे हैं या परिवार हैं, तो आर्थिक रूप से अगर वो बिल्कुल विपन्न हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनके बच्चे 10 साल 12 साल के अगर होते हैं तो उससे वो काम कराना चाहते हैं ताकि उनका भोजन 3 समय का जुट पाए। बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है ये शिक्षकों के लिए भी कि वैसे बच्चों को विद्यालय कैसे लाएं, उनके माता पिता को कैसे समझा पाएं कि भूखे पेट भी विद्यालय आएंगे और विद्यालय में उनका पेट भरा जाएगा, चूँकि मध्याह्न भोजन होता है। लेकिन अभिभावक जो हैं वो इस बात से चिंतित होते हैं। तो शिक्षकों के बीच एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उन चुनौतियों के लिए हम शिक्षकों को समझना पड़ता है, और हम लोग बहुत काम करते हैं। हम लोग अभिभावकों के बीच जाते हैं, अभिभावकों की मासिक बैठक बुलाते हैं और अभिभावकों से बात करते हैं। मेरा मानना है कि बच्चे पढ़ेंगे, वो शिक्षित होंगे, ये निर्भर बच्चों पे नहीं करता, ये निर्भर अभिभावकों पे करता है और शिक्षकों पे करता है। तो शिक्षक और अभिभावक के बीच संवाद की शुरुआत शिक्षा विभाग ने बहुत पहले कर रखी थी। इस पे पिछले कुछ समय से उस पर बहुत जोर डाल रखा है। तो हम लोग बात करते हैं उनसे, शिक्षा की महत्ता बताते हैं और बताते हैं कि शिक्षा ही उनको विपन्नता से संपन्नता की ओर ले जाने का एकमात्र रास्ता है। श्रीकांत जी को प्रधानमंत्री ने भी सराहा है इनके कार्यों को। इन्हें बिहार सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किया गया है। पुरस्कृत करने के जो वजह रहे हैं वो इनके शिक्षा के कार्यों में, बच्चों को जो शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का इन्होंने जो प्रयास किया है उसके एवज में किया गया। तो ये बच्चे को किस तरह से जागरूक किए, किस तरह से विद्यालय की दीवारों पर ये पेंटिंग करा करके उस पर चित्र वगैरह बनाया, ये सारी बात। सर, ये जो आप पुरस्कृत किए गए उसमें किस तरह से आपने बच्चों को जागरूक किया? ये पुरस्कार तो ओवरऑल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम के लिए मैं शिक्षा पे बहुआयामी कार्य करता हूँ। विद्यालय का रंग रोगन पे बात करता हूँ, बच्चों के एजुकेशन पे भी सूक्ष्म नज़र रखता हूँ। इसके अलावा बच्चों के मनोविज्ञान पे भी काम करता हूँ, और इन सबों से पहले मैं अभिभावकों पे काम करता हूँ। मैं उस गांव में काम करता हूँ जिस गांव के बच्चे वहाँ पढ़ने आएंगे। मैं उस परिवार पे काम करता हूँ, उसकी आर्थिक स्थिति, और उस आर्थिक स्थिति में हम क्या सलाह मदद के रूप में दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, मैं उस पर बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि परिवार में माहौल आनंददायी रहे, तो पति पत्नी के संबंध, भाई बहन के संबंध, आपस में वो संबंध मधुर रहे। मैं इस पे भी काम करता हूँ। मैं पेरेंटिंग पे काम करता हूँ। माता पिता बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, बच्चों से बातचीत कैसे की जाए। तो एक शिक्षक के रूप में बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन ये काम बहुत मज़ेदार है और ये करने में मुझे बहुत आनंद आता है। तो इतने सारे काम करके मैं बच्चों को विद्यालय में आनंददायी पढ़ाई के रूप में उन पे समय देता हूँ। किशोरी कक्ष बना करके विद्यालयों में अपने किशोरी कक्ष बनवाया, और जिससे आपने सामाजिक वर्जनाओं से भी लड़ने का प्रयास किया है किशोरी कक्ष बना करके। ये किशोरी कक्ष क्या है? बिहार सरकार बच्चियां जो होती है किशोरी,
तो एक उम्र के बाद उनकी शारीरिक बनावट अलग है और बच्चों का शारीरिक बनावट अलग है। तो बच्चियों को महीने में 4-5 दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वो बच्चियाँ उन शारीरिक समस्याओं के कारण, कुछ दुविधाओं के कारण और कुछ परंपराओं के कारण विद्यालय नहीं आती थी। तो बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया कि हर विद्यालय में सहेली कक्ष होगा। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये सहेली कक्ष की शुरुआत हमारे नवादा के सिरदला के एक विद्यालय से शुरू की गई थी। किशोरी कक्ष सबसे पहले बिहार में वहीं स्थापित की गई थी। मैंने उस शिक्षक मित्र से जाना और मैंने अपने यहाँ उसका प्रयोग किया ताकि बच्चियों को उन दिनों में सपोर्ट मिल सके। और उस किशोरी कक्ष की प्रभारी एक शिक्षिका ही होती है ताकि बच्चियों को उन दिनों में समस्या ना हो और उनकी पढ़ाई बाधित और अवरुद्ध ना हो। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे या बच्चियों को, इन विद्यार्थियों को शैक्षणिक संसाधनों की कमी होती है। उसके कमी को आपने सामाजिक स्तर पर दूर करने का भी प्रयास किया। वह किस तरह से आपने किया? जैसा कि मैंने पहले बताया कि विपन्नता के कारण मुझे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी थी। तो जब मैं बिजनेस करने लग गया पढ़ाई छोड़ करके, तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ने की बहुत पीड़ा थी। तो मैं अपने ही बगल में, हम जहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ से 6 घर पीछे एक बस्ती है, अंबेडकर नगर। तो मैं वहाँ घूमने जाया करता था, बाज़ार में ही है। तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं और वो अनपढ़ हैं। मुझे अपनी पीड़ा याद आई और तब तक मैं बिजनेस कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि वंचित बच्चों को, 71 बच्चों को मैंने इकट्ठा किया। उनको कॉपी, किताब, स्लेट, कलम, ये सारा कुछ मैंने उपलब्ध कराया। तब मैं जॉब में नहीं था। ये बात लगभग 2001-2002 के बीच की है। और एक किराए पे एक घर लिया, 1-2 शिक्षक को रखा, 1-2 वॉलेंटियर शिक्षक भी हमारा साथ दिए और उनको हमने पढ़ाने का काम किया। क्योंकि मैं चाहता था कि जो मैं नहीं कर पाया, तो मैं जो दे पाऊंगा, मैं उन वंचित बच्चों को शिक्षा से कम वंचित नहीं रहने दूंगा। तो लगभग 3-4 साल तक मैंने उन बच्चों को फ्री अपने खर्चे पे पढ़ाया। वो जहाँ मैं ले रखा था उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह, वो खाली करा दी गई, इसलिए कि इस तरह के वंचित बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो भविष्य में इस जगह पे आप समझ सकते हैं समाज क्या सोचता है। तब वो बंद हो गया, वरना वो चलता रहता। तो मेरे अंदर जो ये पीड़ा थी, जो भूख मैंने झेली थी, जो पढ़ाई नहीं होने के कष्ट मैंने झेले थे, वो मेरे अंदर आज भी मौजूद है। और मैं परेशान होता हूँ, मैं बताऊँगा आगे, मैं परेशान होता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मुझे ना मिला, ये जो पीड़ा मुझे झेलनी पड़ी, वो पीड़ा मेरे आसपास के जो भी लोग हैं वो नहीं झेले। तो मेरा ध्यान इन वंचित बच्चों की ओर था। इसमें उसके बाद मैंने जॉब लिया। तो शिक्षक के नौकरी में आने के बाद मुझे ये काम मेरे लिए और सरल हो गया। अब मैं क्या करता कि मैं रेलवे स्टेशन के किनारे कुछ झोपड़ियाँ, मैंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ ऐसे ही खेल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। मैं वहाँ जाता, उनके माता पिता से बात करता। बहुत मुश्किल है, उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को स्कूल लाना बहुत मुश्किल है। मैं लगभग 5-6 बार विफल हुआ। मैं जब जाता तो कभी उनके पिता बात करने से इनकार करते, कभी माता डांट देती, डपट देती और इस तरह से धमकाती कि आपको डर लगता दोबारा जाने में। पर मुझे पता था कि वो बेचारे हैं, उनको इस बात की समझ नहीं है। बहरहाल 3-4 महीने मैंने प्रयास किया। तब मैं उन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को, कुछ बच्चों को मैं आंगनबाड़ी भेजने में कामयाब रहा, कुछ बच्चों को मैं विद्यालय में नामांकन कराने में कामयाब रहा। लोकल विभिन्न
विद्यालयों में और कुछ को जो मेरे विद्यालय के पोषक क्षेत्र में थे अपने यहाँ। इसके अलावा मैंने देखा कई बच्चे कूड़े चुन रहे हैं, कूड़े के ढेर में चुन रहे हैं, वो प्लास्टिक का बोरा लेकर के। मैं स्कूल जा रहा था, नहीं किसी काम से जा रहा था, तो मैंने देखा उसको, स्कूल ही जा रहा था। तो मैंने पूछा पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं। पढ़ोगे? हाँ पढ़ेंगे। घर कहाँ है? तो उसने बताया। तब मैं उसका घर गया और उसमें भी मैंने 2 महीने प्रयास किया और मुझे लगता है 8-10 बार मैं गया। तब उनके माता पिता राजी हुए। कभी पिताजी बोलते कि हाँ बचवा जाई तो, और उधर मम्मी इशारा करती नहीं बोल देगे, नहीं बोल दे, तो बुतरुआ बोल देता था ना जीवो। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने विद्यालय तक लाया। और इसके बाद मैं जिस विद्यालय में था वल्लभपुर में, तो फिर ईंट भट्ठे अगल बगल खुले। मैं वहाँ घूमने गया, मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं ईंट भट्ठे पे और उनको पढ़ाना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि मेरे इर्द गिर्द जो भी वंचित बच्चे हैं वो कम से कम शिक्षा से महरूम ना रहें। तो मैं ईंट भट्ठे पे गया। ईंट भट्ठे पे भी जाकर के बच्चों को लाना बहुत मुश्किल है। ईंट भट्ठे के मालिक समझते हैं कि पता नहीं क्यों आ रहा, और जो काम कर रहे हैं वो तो बेचारे हैं, उनको पता ही नहीं है ना। वहाँ भी बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किलातें आई। तो वहाँ के भी मैं 38 बच्चों को, 3 ईंट भट्ठे हैं, वहाँ भी मैंने 38 बच्चों को मैं स्कूल लाया। और हमारे एक दोस्त हैं यहीं वारसलीगंज में, रुपेश कुमार, तो उसने सारे बच्चों को एक जैकेट दी। जाड़ा का दिन था, अच्छी जैकेट दी। और कुछ दोस्तों ने उसके लिए किताबें दी। वैसे विद्यालय में किताबें मिलती ही है, पर उन बच्चों को स्कूल में ठहराव भी तो करना था। जब तक ठहराव नहीं होता उनकी शिक्षा सुनिश्चित नहीं होती। तो उनका ठहराव किया गया। मज़ेदार बात यह है कि 38 के 38 बच्चों का ठहराव सुनिश्चित हुआ। उसके माता पिता अगर ईंट भट्ठे पे जाते थे तो अपनी बूढ़ी दादी के साथ वो बच्चे रुक जाते थे कि मुझे पढ़ना है। तो मेरा पूरा फोकस है, शिक्षा है, शिक्षा सबों के लिए है, मैं सबों के लिए काम करता हूँ। लेकिन अगर ईमानदारी से बोलो तो वंचित बच्चों के लिए मेरा दिल कुछ ज़्यादा धड़कता है, क्योंकि मुझे लगता है उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी काशीचक में भी मैं एक गांव में काम कर रहा हूं और उस गांव में बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले जो विद्यालय नहीं जा रहे। मैं 4-5 बार प्रयास कर चुका हूं और मैंने जैसा कहा कि इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों को भी स्कूल तक लाकर ही छोड़ूंगा। श्रीकांत जी से बातें बहुत करनी है और ये काम 1 दिन का या 10 मिनट का नहीं है। तो हम श्रीकांत जी से आग्रह करेंगे कि इन्होंने जो कुछ और भी कार्य किए हैं, जैसे पर्यावरण के लिए, प्लास्टिक के विरोध में, पानी बचाने के लिए, इन सारी बातों को और वंचित समाज के बच्चों को कैसे इन्होंने स्कूल तक लाया, इन सबों पर विशेष बात करने के लिए कल परसों में भी ये हमें समय दें, ताकि अपने दर्शकों को हम कड़ी दर कड़ी 1-2 दिनों में इनकी बातों को दर्शकों को हम बता सकें और दर्शक को भी बोर नहीं होना पड़ेगा बड़ा सा न्यूज़ देख करके। तो श्रीकांत जी का इस पर क्या कहना? हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा, बहुत सारे शिक्षक कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो अनुभव बाकी लोगों को भी दूँ, जिससे मुझे भी सलाह उधर से मिलेगी और कुछ लोग इससे प्रेरित भी होंगे। मेरे गुरु श्री रॉय और ब्रह्मदी यही कहते हैं। प्रयास करेंगे कि कुछ और लोगों से इनके बारे में भी बात करें, जो इनके माध्यम से इनके कार्यों में सहयोग किया था। अगर वो लोग भी हमें उपलब्ध हो जाएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें और अलग अलग मुद्दे पर आप लोगों तक बातें पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।